जी अस्सलाम वालेकुम। कैफ 3 लेक्चर 29 आज के लेक्चर आगाज करते हैं। आज के लेक्चर में हम स्टडी करेंगे, एक तो क्विज कंडक्ट होगा हमारा एज यूजुअल, फिर होम असाइनमेंट आपको दी गई थी उसको डिस्कस करेंगे, और उसके बाद फिर आज का कंसेप्ट हमने डिस्कस करना है डाटा मॉडल्स इन डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। थोड़ा सा ये लेंथी लर्निंग ऑब्जेक्टिव है, इसलिए आज कंप्लीट नहीं होगा। आज कुछ बेसिक मॉडल आपको सिखाए जाएंगे, कंप्लीट ये कल के लेक्चर में होगा। थोड़ा सा टेक्निकल है, इसलिए इंटेंशनली स्पीड भी इसकी मैं थोड़ी स्लो रख रहा हूँ। सबसे पहले क्विज लिंक आप लोगों के ग्रुप में शेयर कर दिया गया है, क्लिक कीजिए। तैयार हैं तो बताइए, स्टार्ट करें क्विज। चलिए CRN जरूर लिख लीजिएगा। पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। रिटेल कंपनी का डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर क्या चाह रहा है? रीऑर्गेनाइज करना चाह रहा है डाटा फाइल्स को जो कहां स्टोर हुई हुई है, स्टोर्ड फाइल को। कह रहा है डेटाबेस स्ट्रक्चर, क्वेरीज एंड एप्लीकेशन रिमेन्स अनचेंज्ड। कोई स्ट्रक्चर में चेंज नहीं आया, लॉजिकल डिजाइन में किसी किस्म का चेंज नहीं आया, एप्लीकेशन में चेंज नहीं आया। बताइए कौन सा डेटाबेस लेवल इफेक्ट हो रहा है? कौन से वाला? इंटरनल। शाबाश, ठीक है। एक्सटर्नल नहीं, एक्सटर्नल तो व्यू होता है जो यूजर उसको कैसे व्यू कर रहा है। यहाँ पे उसने बताया कि वो जो है व्यू अनचेंज है। अच्छा, इसमें एक टर्म यूज है रिट्रीवल। रिट्रीवल का मतलब क्या है? वापसी, हाँ आना, यहाँ डिस्प्ले करना। कंप्यूटर की लैंग्वेज में बात करें, आप कंप्यूटर में या मोबाइल में कोई आपका डाटा कुछ फाइल पड़ी हुई है, उसके ऊपर आप डबल क्लिक करते हैं तो वो फिर ओपन होती है। वो जो फाइल आपके पास सेव हुई है वो स्टोरेज मीडिया में, जब आप उसको क्वेरी डालते हैं ना, क्वेरी डालने का मतलब क्या है? आपने उससे कहा कि जी ओपन करो इस फाइल को। जब आपने डबल क्लिक किया तो जो डिस्प्ले होने का प्रोसेस है, स्टोरेज से फाइल आपके स्क्रीन पे जो डिस्प्ले हो रही है, इसे बोलते हैं रिट्रीवल। रिट्रीवल यानी फाइल आपका डिस्प्ले होना, आपके पास वापिस आपके पास, पहले आपने स्टोरेज में रख दी थी, अब वो वापिस आपकी एक्सेस में आ रही है, आप उसको देख रहे हैं। ये है रिट्रीवल या रिटर्न बोल कह लें इसको एक तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 ये रहा। ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, फाइनेंस, दोनों हैरत की बात है, दोनों सेम डेटाबेस को एक्सेस कर रहे हैं। एक को कुछ और दिख रहा है, दूसरे को कुछ और दिख रहा है। ये क्या है? कह रहा व्हाट डज दिस सिचुएशन बेस्ट इलस्ट्रेट? क्या कंसेप्चुअल लेवल डिफाइनिंग ग्लोबल डाटा स्ट्रक्चर? नहीं। एक्सटर्नल लेवल प्रोवाइडिंग कस्टमाइज्ड यूजर व्यू? यस। ये एक्सटर्नल लेवल स्कीम है जिसमें हम स्पेसिफाई कर देते हैं, कस्टमाइज कर देते हैं कि कौन सा यूजर हमारा कैसे व्यू करेगा डेटाबेस को। डेटाबेस में डिफाइन किया जा रहा है हमारे पास कितनी एंटिटीज हैं डेटाबेस में, यानी कितनी चीजों का हमने डाटा मेंटेन किया हुआ है और उनका आपस में रिलेशनशिप क्या है, रिलेशनशिप का ताल्लुक क्या है। रिलेशनशिप का मतलब ये नहीं है डेटाबेस में जैसे हम इंसानों का एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप होता है। डेटाबेस में रिलेशनशिप का मतलब है कि कौन सी वाली चीज किस चीज के साथ कनेक्ट होगी, वो रिलेशनशिप बनाना। यानी कस्टमर है एक एंटिटी, एक ऑर्डर है एंटिटी, तो कस्टमर ऑर्डर प्लेस करेगा, ये रिलेशनशिप बनाना। एक है एम्प्लॉयज, ठीक है,
कस्टमर्स का एम्प्लॉयज के साथ, जैसे एक ऑनलाइन ऐप होती है, जैसे फूड पार्टनर टाइप आप ऑर्डर देते हैं, उसमें क्या कस्टमर भी एक एंटिटी है, एम्प्लॉय भी एक एंटिटी है, इन दोनों का रिलेशनशिप होना चाहिए क्या? इन दोनों का डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए। कस्टमर का रिलेशनशिप होना चाहिए ऑर्डर के साथ। ठीक है, तो ये रिलेशनशिप बताना कितनी एंटिटीज हमारे डेटाबेस में है, किसका किसके साथ कनेक्शन, ये ऐसे ऐसे लाइन ड्रॉ करते हैं, इसका कनेक्शन इसके साथ डॉटेड ना, जैसे आपने छोटे बचपन में खेलते होंगे, वो डॉट्स को एक दूसरे के साथ मिलाना। ठीक है, उसी तरह जो डाटा फ्लो करता है ना, वो भी हम इस तरीके से बनाते हैं। ये वाला डाटा यहां से किधर फ्लो करेगा, उसके बाद किधर फ्लो करेगा, किधर फ्लो करेगा, ये कहलाता है रिलेशनशिप। तो ये एंटिटीज में, ये डाटाबेस में डिसाइड करना कि कौन कौन सी एंटिटीज है, कितनी चीजों का डाटा हमने मेंटेन किया है, और वो डाटा कैसे फ्लो करता है एक एंटिटी से दूसरी एंटिटी के दरमियान में, कौन सी इंटरकनेक्टेड है, ये डिसाइड करना। बताइए कौन से वाला स्कीम है ये? हाँ, कंसेप्चुअल, जिसमें हम डिजाइनिंग करते हैं, डिजाइन करते हैं डेटाबेस को। शाबाश। नेक्स्ट, बैंक ने डाटा को मूव किया लोकल डाटा सेंटर से क्लाउड पे। अच्छा, मूव क्यों किया होगा, क्या फायदा होता है इसका? हाँ, परफॉर्मेंस बेहतर होती है, परफॉर्मेंस ट्यून अप होती है। इसके अलावा क्या होता है, कॉस्ट एफिशिएंट होती है, स्केलेबिलिटी होती है, इस वजह से किया होगा। वो कह रहा है मुझे रीजन ना बताओ, मुझे ये बताओ कि ये कंसेप्ट कौन सा अप्लाई हो रहा है जो सीमलेस ट्रांजिशन करता है। फिजिकल डाटा इंडिपेंडेंस है या लॉजिकल डाटा या कंसेप्चुअल? फिजिकल डाटा इंडिपेंडेंस। ठीक है, कि फिजिकल स्टोरेज को जब आप चेंज करते हैं या मूव करते हैं, मूव करना भी डाटा को फिजिकल स्टोरेज में आएगा, उसको चेंज करना भी। चेंज करने से क्या हम देखो, एक चेंज की एग्जांपल दे सकते हैं जो हम फिजिकल डाटा में करते हैं? क्या? इंडेक्सिंग। शाबाश शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन 5। सॉफ्टवेयर फर्म ने एक कॉलम ऐड किया, यानी उन्होंने, इसका मतलब कोई टेबल बनाया होगा जिसमें कॉलम ऐड किया। तो टेबल बनाते हैं, टेबल में क्या क्या चीजें आनी चाहिए, ये कौन से वाला स्कीमा है, कौन सा लेवल है? लॉजिकल। तो उसने एक ऐड कर दिया कॉलम, फिर तो हमारे सारे फार्मूला डिस्टर्ब हो जाने चाहिए। नहीं डिस्टर्ब होते। क्यों नहीं डिस्टर्ब होते? एप्लीकेशंस क्यों नहीं क्रैश करती? एप्लीकेशन तो क्रैश कर जानी चाहिए, नहीं करते। क्यों नहीं करते? इंडिपेंडेंस की वजह से। कौन सी डिपेंडेंस है ये? लॉजिकल डाटा इंडिपेंडेंस। शाबाश। नेक्स्ट, A university database splits a combined student course table into two. एक बड़ा टेबल था, उसको दो टेबल्स में डिवाइड कर दिया। टेबल बनाना, उसमें कौन कौन से कॉलम्स आएंगे ये डिसाइड करना, कौन सा स्कीमा था वाला? लॉजिकल। तो उसने तो लॉजिकल स्कीमा को उसने काट के रख दिया, एडिट कर दिया, चेंज कर दिया। अब एप्लीकेशन लेकिन अभी भी फंक्शन कर रही है। ये कौन सा फीचर है? लॉजिकल डाटा इंडिपेंडेंट। ठीक है। अच्छा, एक चीज ध्यान में रखिएगा, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में जब हम डाटा में नेम क्रिएट कर रहे होते हैं ना डाटा का, आपने एक चीज नोट की होगी, उसमें स्पेस नहीं आती, उसमें स्पेस नहीं आती। और असल में ये जो कैप्स हैं, नॉर्मली कैप्स भी नहीं आते। स्मॉल लेटर्स में डाटाबेस में जो भी हमारा डाटा होता है उसका नाम रखा जाता है और उसमें स्पेस भी नहीं। आप ऐसे कंप्यूटर पे जो फाइल बनाते हैं ना, उसमें तो स्पेस दे सकते हैं आप, ठीक है, लेकिन बैकएंड पे जो उसका नाम डाटाबेस में, असल में डाटाबेस में जो स्टोर हो रहा था ना, वहां पे स्पेस भी नहीं होती
और ये सिर्फ जो स्मॉल होता है ना, स्मॉल लेटर, जो कैपिटल लेटर्स नहीं होते, कैपिटल लेटर यूज नहीं होते, स्पेस यूज नहीं होते। इसीलिए अक्सर आपको जब वो फाइल्स का नाम दे रहा होगा ना, आप नोट करेंगे उसमें स्पेस नहीं होगी, तो थोड़ी सी डिस्टर्बेंस, बंदा शुरू में सोचता है कि इसने स्पेस क्यों नहीं दी, ये नाम ठीक नहीं लिखा, स्पेस होती नहीं है डाटाबेस। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखिएगा। आगे चलते हैं। इन ए पेरोल सिस्टम ओनली मस्ट कैन व्यू, ओके, दूसरे डिपार्टमेंट्स नहीं कर सकते। ये तो आसान है। कौन सा लेवल? एक्सटर्नल, शाबाश। इसका मतलब इस पे ग्रिप आ गई, ये अहम कंसेप्ट था। ठीक है, ये स्केमा और डाटा इंडिपेंडेंस। नेक्स्ट, सेकंड लास्ट क्वेश्चन हमारा। To enhance performance, database administrator compresses data file, add new index. User queries. क्वेरी का मतलब है यूजर ने कमांड भेजी, यूजर ने कोई इंस्ट्रक्शन भेजी, यूजर कोई डाटाबेस में काम करना चाहता है, क्वेरी का मतलब ये। एंड रिपोर्ट्स रन नॉर्मली आफ्टरवर्ड, नॉर्मल, अच्छा कंप्रेस कर दिया उसके बाद भी नॉर्मल है। विच प्रॉपर्टी ऑफ डाटाबेस इंश्योर दिस? कौन सी प्रॉपर्टी? फिजिकल डाटा इंडिपेंडेंस, करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन। Multinational firm customizes database views for human resource, sales, finance, each accessing only relevant data yet choosing a single database। ठीक है, तो एक्सटर्नल व्यू हो गया। तो इसके फायदे क्या है? सिक्योरिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। तो हाँ, सिक्योरिटी कैसे? सिक्योरिटी हर यूजर, हाँ, रोल बेस्ड एक्सेस मिलेगी, हर यूजर लॉगिन पासवर्ड एंटर करेगा, फिर उसके सामने डिस्प्ले होगा। फ्लेक्सिबिलिटी कैसे? कि एक ही डिफरेंट यूजर को डिफरेंट वे में हम डिस्प्ले कर सकते हैं, कुछ को हम कुछ इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करेंगे, कुछ को नहीं करेंगे, तो हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी आ गई है। चलिए, आज की क्लास के टॉपर्स क्या हैं? जी शाह, फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन। थर्ड पोजीशन किन की है? थर्ड पोजीशन, फोर्थ पोजीशन, फिफ्थ पोजीशन। फिफ्थ किन की? हाथ उठाए जरा, फिफ्थ ऑनलाइन वालों की। अभी सिक्स्थ पोजीशन, सेवंथ पोजीशन, एट्थ पोजीशन, नाइन्थ, 10th पोजीशन। शाबाश। चलिए, अब चलते हैं हम आपकी असाइनमेंट की तरफ। असाइनमेंट दी गई, जरा बताइए कितने स्टूडेंट्स ने असाइनमेंट नहीं की? शाबाश, हाथ। जिन स्टूडेंट्स ने असाइनमेंट नहीं की रिटर्न फॉर्म में, याद रखें ये सब्जेक्ट आपके लिए नया सब्जेक्ट है और इसमें कुछ टेक्निकल टर्म्स भी यूज होती हैं, कुछ कंसेप्ट्स टेक्निकल भी हैं। तो ये सिर्फ याद करने, पढ़ने से, याद करने से सफिशिएंट अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं होगी। क्या करना पड़ेगा? इसको असाइनमेंट भी करनी पड़ेगी। असाइनमेंट करना लाजमी है। रिटन असाइनमेंट किए बगैर अगर किसी स्टूडेंट ने कहा कि सर ये सब्जेक्ट, इस कंसेप्ट में प्रॉब्लम है, वो मेरी जिम्मेदारी नहीं होगी। वैसे होगी तो सही अल्टीमेटली, लेकिन बहरहाल उस स्टूडेंट का भी उसमें कसूर होगा। तो कितने स्टूडेंट्स ने मुझे बताइए रिटन असाइनमेंट किया? जरा हाथ उठाइए। रिटन फॉर्म में ये ले, लगभग 60% के करीब स्टूडेंट्स ने किया, 40% ने असाइनमेंट नहीं की। क्यों नहीं की असाइनमेंट आपने? और क्यों नहीं की असाइनमेंट? और रिटन असाइनमेंट किसने करनी थी यार? ऐसे ना किया करें। क्यों करते आप अपने साथ ऐसा? क्यों नहीं करते ये रिटन असाइनमेंट? क्यों नहीं करते भाईजान?
क्यों नहीं की उन्होंने रिटर्न असाइनमेंट? आप समझाते नहीं इनको, आपके दोस्त है। पढ़ा है आपने? कल कितनी देर पढ़ा ये DSR को? कल कितनी देर पढ़ा? सर 15 मिनट में कवर हो गया था, समझ आ गया था सारा, बस इसीलिए। ऐसा ही है ना? ऐसे ना करें मेरे भाई, पढ़ ले। एंड में जाके आखिरी महीने में 1.5 महीने में कवर नहीं होगा, ये साथ साथ आपको कवर करना पड़ेगा, असाइनमेंट करनी पड़ेगी, फिर भूलेगा भी ये। अभी तो इसने 2-3 दफा भूलना भी है, आप पहली दफा याद नहीं कर रहे इसको। ठीक है, याद करना है, रिटर्न फॉर्म में अटेम्प्ट करना है, फिर इसको रिवाइज करना है। मर्जी है आपकी। जरा खड़े हो जाए, जरा खड़े। तो जिन स्टूडेंट से रिटर्न असाइनमेंट नहीं, खड़े हो जाए, शाबाश। मेल स्टूडेंट्स में जिन्होंने रिटर्न असाइनमेंट नहीं की, फटाफट खड़े हो जाए। हाईबी क्लास में भी शाबाश, दोनों में, हाईबी क्लास रूम नंबर 4 में भी और 6 में भी, जिन मेल स्टूडेंट्स से रिटर्न असाइनमेंट नहीं की, खड़े हो जाए। नहीं होंगे सुकून से। पहली अटेम्प्ट में रिक्वायरमेंट की समझ ही नहीं आती, पता नहीं चलता कि पूछ क्या रहा है। ऐसे ही भाई मेरे असाइनमेंट किया है, फोके कर रहा है, फिर खड़ा क्यों नहीं होता? मैं कह रहा हूँ असाइनमेंट, अच्छा मुझे समझ नहीं आ रही, मेरे मुंह से वही अल्फाज निकल रहे हैं जो मेरे दिमाग में चल रहे हैं कि मैं बोल रहा हूँ। ऐसा है क्या? आपको कैसे पता चले मेरे दिमाग में क्या चल रहा है? बोल रहा हूं मैं, तो इनको समझ क्यों नहीं आ रही? मुझे लगता है मैं कुछ और मेरे माइंड में चल रहा है, मेरे मुंह से अल्फाज कुछ और निकल रहे हैं। अब भाई असाइनमेंट की है, अबे गुंदी गुंदी कर रही है, सुनेगा मेरे से, बस खड़ा क्यों नहीं होता? क्या है ये, समझ क्यों नहीं आया? और भाई जिन स्टूडेंट ने असाइनमेंट नहीं की, खड़े हो जाए। सर्दी थी ना मामा एक्सरसाइज। भाई असाइनमेंट क्यों नहीं की? और रिटर्न असाइनमेंट क्यों नहीं की रे? असाइनमेंट क्यों नहीं की? असाइनमेंट क्यों नहीं की? भाई शरीफ आदमी लग रहे हैं आप। बैड असाइनमेंट की, रिटर्न असाइनमेंट क्यों नहीं की? रिटर्न असाइनमेंट की है, सारे क्वेश्चन किए हैं, रिटर्न असाइनमेंट किया आपने रिटर्न असाइनमेंट किया, ये आपने रिटर्न क्यों नहीं की? रिटर्न असाइनमेंट किसने करनी थी असाइनमेंट? बैठ जाए, लेक्चर का टाइम जाया होता है ऐसे। कल से रिटर्न असाइनमेंट करके आए, क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। एक्सप्लेन फिजिकल डाटा इंडिपेंडेंस, हाईलाइटिंग व्हाट इट अलाउज टू प्रैक्टिकल एग्जांपल एंड की बेनिफिट्स। फिजिकल डाटा इंडिपेंडेंस क्या है? कि स्टोरेज में मॉडिफिकेशन करेंगे, जो डाटा स्टोर हुआ उसमें किसी भी मॉडिफिकेशन करेंगे तो लॉजिकल डिजाइन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर क्या कह रहा है? व्हाट इट अलाउज, ये क्या अलाउ करता है? ये अलाउ करता है कि आप अपना फिजिकल डाटा जो आपने डिस्क पे स्टोर किया हुआ है उसमें जैसी मॉडिफिकेशन करना चाहें कर ले, उसे कंप्रेस करना है कर ले, उसे इंडेक्सिंग करनी है कर ले, वो फाइल्स को मूव करना है कर ले, जो भी करना चाहते हैं फिजिकल डाटा के साथ कर लीजिए। इससे आपका लॉजिकल डिजाइन डिस्टर्ब नहीं होगा, एप्लीकेशन की रनिंग में, ऑपरेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये अलाउ करता है फिजिकल डाटा इंडिपेंडेंस। फिर क्या कहता है? टू प्रैक्टिकल एग्जांपल बताइए। प्रैक्टिकल एग्जांपल्स क्या है फिजिकल डाटा इंडिपेंडेंस की? एक इंडेक्सिंग कर लें, वो एग्जांपल है, और क्या कर लें? कंप्रेस कर लें, मूव कर लें, ठीक है, और टेबल को स्प्लिट भी कर ले। हाँ शाबाश शाबाश शाबाश, बिल्कुल सही। बेनिफिट्स क्या है फिजिकल डाटा इंडिपेंडेंस के? बेनिफिट्स क्या है? स्केलेबिलिटी हो जाती है, कॉस्ट है, क्योंकि आपके पास जैसे लो कॉस्ट ऑप्शन आती है ना स्टोरेज की, आप ठग करके उसको शिफ्ट हो जाते हो। और क्या? परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है, शाबाश। परफॉर्मेंस कैसे? इंडेक्सिंग से, ठीक है, वो सर्च करना डाटाबेस इंडेक्सिंग के जरिए से आसान हो जाता है। जैसे इंडेक्सिंग का लफ्ज जहन में, आपके जहन में क्या जाना चाहिए? जैसे बुक के टेबल ऑफ कंटेंट्स होते हैं, वो भी इंडेक्स लगा होता है ना। इसी तरीके से अगर डाटा को इंडेक्स कर दिया जाए, बताइए कंप्यूटर के लिए डाटा ढूंढना आसान हो जाएगा कि नहीं? कि किस जगह पे पड़ा है? आपके लिए भी कोई कंसेप्ट अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, आपने पूरी बुक में ढूंढना भैया किस सफे पे क्वेश्चन आया था, तो पहले चैप्टर का इंडेक्स देख लेना आसान होगा कि डायरेक्ट एक एक पेज करके देखें? इंडेक्स देखना आसान। क्वेश्चन 16 खैर इसमें उसने जितने भी पार्ट्स पूछे आपने अलग अलग बताने हैं। फिजिकल डाटा इंडिपेंडेंस लग, व्हाट इट अलाउज लग, टू प्रैक्टिकल एग्जांपल लग, की बेनिफिट लग। कोशिश करें हेडिंग्स दे के ये चीजें सारी लिखें, ठीक है। बाज़ औक़ात क्वेश्चन के पार्ट्स होते हैं ना, तो कुछ स्टूडेंट परेशान हो जाते हैं कि सर पता नहीं चलता लिखना क्या है। भाई सारी चीजें लिखनी है, इसके पार्ट्स अंडरलाइन कर ले। ये अलग कंसेप्ट पूछ रहा है, ये अलग कंसेप्ट पूछ रहा है, ये अलग कंसेप्ट पूछ रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, एक्सप्लेन लॉजिकल डाटा इंडिपेंडेंस। भाई लॉजिकल डाटा इंडिपेंडेंस क्या है? लॉजिकल डाटा इंडिपेंडेंस क्या है?
आपने जो डिजाइन बनाया हुआ है, डेटाबेस फिजिकल पढ़ा था, अब आपने उसको डिजाइन किया, स्ट्रक्चर बनाया उसका, ठीक है, कि वो किस फॉर्म में होना चाहिए, फॉर्मेट क्या होना चाहिए, कौन से कॉलम होने चाहिए, ठीक है, ये सारी चीजें, ये क्या है, लॉजिकल स्कीमा कहलाता है। और लॉजिकल डाटा इंडिपेंडेंस क्या है कि डिजाइन में जो मर्जी चेंज कर ले, डाटा डिजाइन में एप्लीकेशन पे फर्क नहीं पड़ेगा, एप्लीकेशन ऐसे ही रन होती रहेगी। बाज़ औक़ात ऐसा होता है ना, हमने व्यू में डिफरेंट ऑप्शंस देनी है, भाई व्हाट्सएप में उन्होंने डिसाइड किया, अगर आप व्हाट्सएप वेब यूज करते हैं, आपको पता होगा कि वो लेफ्ट साइड के ऊपर सारी चैट आ रही होती है, भाई उन्होंने डिसाइड किया आइंदा चैट जो है स्कीमा चेंज किया, उनका चैट जो है वो राइट साइड पे आया करेगी। अब बताइए जब वो चेंज करेंगे इसे लॉजिकल स्कीमा में, तो क्या स्टिल ऐप रन होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए। ये क्या है, लॉजिकल डाटा इंडिपेंडेंस। जब आप उसका चेंज करते हैं कि उसके फॉर एग्जांपल उसका जो डिजाइन है वो क्या होगा, आपने मजीद इंफॉर्मेशन ऐड करनी है, ठीक है, उसमें, ठीक है, कोई मजीद ऑप्शन देना चाहते हैं, वो लॉजिकल डिजाइन में चेंज करेंगे। जब लॉजिकल डिजाइन में चेंज करें और ऐप की रनिंग में कोई फर्क ना पड़े, इसे क्या बोलते हैं, लॉजिकल डाटा इंडिपेंडेंस। फिजिकल चेंज करें, फिजिकल डाटा इंडिपेंडेंस, डिजाइन में चेंज करें, ऐप पे फर्क नहीं पड़ा, लॉजिकल डाटा। कैरल डिस्क्राइब व्हाट चेंजेस इट अलाउज, क्या चेंजेस इट अलाउज, इसमें किस किस्म की चेंजेस की जाती हैं, लॉजिकल। क्या किया जाता है, टेबल को स्प्लिट किया जा सकता है, एक बड़े टेबल, दो टेबल को मर्ज किया जा सकता है, न्यू कॉलम ऐड किया जा सकता है, और वाइस वर्सा भी बता दे, एग्जिस्टिंग कॉलम को डिलीट भी किया जा सकता है, ठीक है, ये सारी चेंजेस हो सकती हैं डिजाइन में, ये सारा डिजाइन कहलाएगा ना। फिर क्या कह रहा है कि प्रोवाइड वन एग्जाम्पल, भाई हमने 4 एग्जाम्पल तेरे को बता दी, वन एग्जाम्पल क्या है भैया, स्प्लिट कर दो, ये उसकी फेवरेट एग्जाम्पल है बुक वाले की, कि टेबल बना हुआ है, उस एक टेबल के 2 टेबल बना दो। एंड लिस्ट की बेनिफिट्स, इसके की बेनिफिट्स क्या होते हैं, कॉस्ट कैसे रिड्यूस होती है, अच्छा इस वजह से कि कंप्रेस करके हम लो कॉस्ट ऑप्शन स्टोरेज मीडिया पे शिफ्ट हो जाते हैं, इस वजह से कॉस्ट कम होती है, इस वजह से कम नहीं होती, इस वजह से होती है कि जब आपने डिजाइन चेंज किया ना, आपको पूरी ऐप का कोड दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, इंडिपेंडेंस है, तीनों जगहों पे इंडिपेंडेंस है, एक जगह पे चेंज करें तो दूसरे पे फर्क नहीं पड़ता, उसका कोड सेम कोड वर्क करेगा। तो आपको चूंकि दोबारा कोड नहीं बनाना पड़ता, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का टाइम बच जाता है, कॉस्ट कम हो जाती है। और इससे एक और फायदा होता है, वो क्या था, बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी, क्या नाम था इसका, बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी था। ये बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी क्या होती है, क्या कि आपने एक लेवल पे चेंज किया, फॉर एग्जांपल लॉजिकल स्कीमा को चेंज किया, लेकिन आपकी ऐप स्टिल रन कर रही है, इसका मतलब है लॉजिकल स्कीमा चेंज हुआ, लेकिन यूजर का व्यू पुराने वाला ही कंपैटिबल हो गया उसके साथ, स्टोरेज पुराने वाला ही उसके साथ कंपैटिबल हो गया। तो जब 3 स्कीमा में से एक को आपने चेंज किया, लेकिन दूसरे जो पुराने वाले हैं वो उसके साथ कंपैटिबल हो गए, उनको चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी, तो ये क्या हो गया, बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी। एक स्कीमा आगे गया, दूसरे पुराने अपनी जगह पे हैं, लेकिन जो स्कीमा चेंज हुआ लॉजिकल, उसके पिछले वाले स्कीमा के साथ कंपैटिबिलिटी है, चल रहे हैं, ये है बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी। तो लॉजिकल डाटा इंडिपेंडेंस से क्या हुआ, बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी हुई, ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी हुई, आप डिजाइनिंग में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है लॉजिकल डाटा इंडिपेंडेंस। क्लियर, कुछ समझ आया। अच्छा आगे चलते हैं, फिर कह रहा है डिफरेंशिएट बिटवीन फिजिकल डाटा इंडिपेंडेंस एंड लॉजिकल डाटा इंडिपेंडेंस इन टर्म्स ऑफ लेवल ऑफ चेंज। भाई लेवल ऑफ चेंज सुन लो, फिजिकल डाटा इंडिपेंडेंस में किस लेवल का चेंज आता है, फिजिकल स्टोरेज में, और लॉजिकल डाटा में डिजाइन का चेंज आता है, स्ट्रक्चर का चेंज आता है, ठीक है, डाटा किस तरीके से स्ट्रक्चर। इफेक्ट ऑन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन पे क्या इफेक्ट है, ये दोनों में सेम है भैया, इसमें हम फर्क नहीं बता सकते, इसमें सिर्फ इतना ही फर्क है कि फिजिकल डाटा इंडिपेंडेंस में स्टोरेज में चेंज करें, एप्लीकेशन में फर्क नहीं पड़ेगा। लॉजिकल डाटा इंडिपेंडेंस में क्या होगा, डिजाइन में स्ट्रक्चर में चेंज करें, ऐप पे फर्क नहीं पड़ेगा, है दोनों का ही ऐप पे फर्क नहीं पड़ेगा, यही तो इंडिपेंडेंस है, यही तो डाटा इंडिपेंडेंस है। कितनी तरह की डाटा इंडिपेंडेंस है, और स्कीमा कितनी तरह के हैं, 3 तरह के, हाँ ठीक है, 1 का 2, 2 का 3, 1 और 2 इंडिपेंडेंट है, ये 1 और 2 स्कीमा एक दूसरे
कोई इफेक्ट नहीं करते, ये फिजिकल इंडिपेंडेंस। और 2 और 3 लेवल एक दूसरे को इफेक्ट नहीं करते, लॉजिकल डाटा इंडिपेंडेंस। मेन पर्पस क्या है? फिजिकल डाटा का एक ही मेन पर्पस है, क्या? डाटा को चेंज करो, लेकिन ऐप में कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए रनिंग में। और लॉजिकल का डिजाइन को चेंज करो, लेकिन ऐप में फर्क नहीं। आप थोड़ा सा ये फील कर रहे होंगे कि चीजें कंसेप्ट इंटर रिलेटेड है, पर्पस में जो पूछ रहे एग्जाम्पल में भी वही फिट हो जाता है। ऐसा ही है, सिर्फ आपने रिक्वायरमेंट को समझना है। कुछ समझ आ रही है? ये सब्जेक्ट याद रखिए। अगर आप रिटन प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना, क्योंकि रिटन प्रैक्टिस में इसलिए जोर दे रहा हूँ, रिटन प्रैक्टिस में ना आपको सोचने को भी टाइम मिलता है, आप सोचते भी है, तो आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल डबल हो जाएगा। जो सिर्फ लेक्चर लेके रीडिंग करते हैं उनका अंडरस्टैंडिंग लेवल 50% होगा, जो असाइनमेंट भी करते हैं उनका अंडरस्टैंडिंग लेवल डबल होगा उससे। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है जी? 16 17 हो गया, फिर क्या है? 18 एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ 3 लेवल्स ऑफ डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आर्किटेक्ट। 3 लेवल कौन से? वही जिसे हम 3 लेवल भी बोलते हैं, 3 स्कीमा भी बोलते हैं। हाँ जी। हाउ डज इट हेल्प इन अचीविंग डाटा इंडिपेंडेंस? कैसे ये डाटा इंडिपेंडेंस को अचीव स्कीमा जो है, क्योंकि जब हम डाटाबेस को 3 लेवल में डिवाइड कर देते हैं तो फिर हम ये इंश्योर कर सकते हैं कि एक लेवल जो है वो दूसरे को इफेक्ट ना करे, दूसरा लेवल तीसरे को इफेक्ट ना करे। चेंज इन वन स्कीमा डज नॉट इफेक्ट अदर स्कीमा। ये इस वजह से इंडिपेंडेंस इंश्योर होती है। ठीक है, क्या डाटा, मुझे बताइए, डाटा इंडिपेंडेंस और स्कीमा आपने इतना पढ़ ही लिया है, मुझे बताइए दोनों में से कौन सा कंसेप्ट पहले डिस्कस होना चाहिए? स्कीमा। ठीक है, तो स्कीमा इंश्योर करते हैं डाटा इंडिपेंडेंस को, डाटा इंडिपेंडेंस ने स्कीमा को इंश्योर नहीं करना। ठीक है, और स्कीमा क्रिएट करने का मकसद यही था, क्या? ताकि बाद में डाटा इंडिपेंडेंस हो जाए। 3 हिस्से हैं ना, उनको अलग अलग कर दिया ताकि एक का चेंज दूसरे को इफेक्ट ना हो, या उसको इकट्ठा एक यूनिट के तौर पे लेके चलना चाहिए था। एक यूनिट के तौर पे लेके चलते तो एक का इफेक्ट दूसरे को आता। 19 एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन लॉजिकल डाटा इंडिपेंडेंस एंड फिजिकल डाटा। ये तो बाएं हाथ का खेल होगा आपके, ऐसा ही है, तो बता दीजिए फिर फिजिकल डाटा इंडिपेंडेंस क्या है? हाँ, जो डाटा स्टोर किया है आपने उसमें अगर किसी किस्म की मॉडिफिकेशन करते हैं तो उसका आपके डिजाइन पे, कंसेप्चुअल स्कीमा पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। और इसी तरह सेम कंसेप्चुअल स्कीमा में कोई चेंज करते हैं उसका आपकी एप्लीकेशन पे, यूजर व्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। Why are both essential for database management? दोनों इसलिए essential है ताकि हमारी जो यूजर का व्यू है, हमारा अगर इंटरनल किसी किस्म का चेंज करते हैं यूजर उससे डिस्टर्ब ना हो। ये थोड़ा सा आपसे ना कमेंट्री भी मांगता रहता है। आप सोच रहे होते हैं, कुछ बात का स्टूडेंट परेशान होते हैं, सर कंसेप्ट समझ आ गया, सवाल नहीं समझ आते, सवाल नहीं सॉल्व। वो कभी कभी आपसे कमेंट्री मांगता है, जहां कहीं आए ना वाई का मतलब क्या होता है? क्यों ये आपसे कमेंट्री। व्हाट आपसे पूछ रहा है, भैया बताओ, मेमोरी टेस्ट है। व्हाट का आंसर क्या होता है? मेमोरी। ठीक है, और वाई का आंसर क्या होता है? थोड़ा सा सोचना पड़ता है। तो कुछ पार्ट्स ऐसे होंगे, कुछ क्वेश्चन के कुछ पार्ट्स ऐसे होंगे जिसमें आपसे कमेंट्री मांगेगा। क्यों ऐसा है? कंसेप्ट वही यूज होंगे, अल्फाज आपके। कंपेयर द कंसेप्चुअल लेवल एंड इंटरनल लेवल ऑफ डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इन टर्म्स ऑफ पर्पस, फोकस एंड इंडिपेंडेंस। कंसेप्चुअल लेवल और इंटरनल लेवल, ये दोनों फर्क है ना? इंटरनल लेवल कौन सा है? स्टोरेज वाला। फर्क क्या है? पर्पस क्या है? इंटरनल लेवल क्या इंश्योर करता है कि डाटा को कैसे स्टोर करना है, ठीक है, रिट्रीवल कैसे होगी उसका। और जो है कंसेप्चुअल लेवल, उसका डिजाइन कैसे होगा, टेबल्स क्या होंगे, एंटिटीज क्या होंगी, उनमें रिलेशनशिप क्या होगा, ये स्टडी कर। फोकस क्या है? कंसेप्चुअल लेवल का फोकस स्टोरेज पे है, इंटरनल लेवल का फोकस डिजाइन पे है। इंटरनल लेवल का फोकस स्टोरेज पे है, कंसेप्चुअल का फोकस डिजाइन पे। इंडिपेंडेंस, हाँ, जो इंटरनल लेवल से कौन सी इंडिपेंडेंस क्रिएट होती है? फिजिकल इंडिपेंडेंस। और कंसेप्चुअल से लॉजिकल इंडिपेंडेंस।
21 डिस्क्राइब द रोल एंड मेन फीचर्स ऑफ कंसेप्चुअल लेवल इन 3 लेवल डेटाबेस। भैया ये कंसेप्चुअल लेवल की रिप्रोडक्शन उसने पूछ लिया है। रोल क्या है? डिजाइन करते हैं हम डेटाबेस, इसमें एंटिटीज डिस्क्राइब करते हैं, उनके रिलेशनशिप डिस्क्राइब करते हैं। फीचर्स क्या है कंसेप्चुअल लेवल के? ठीक है, एंटिटीज रिलेशनशिप, जो हमें कुछ नहीं पता क्या होता है लेकिन हमने याद कर, ऐसा ही है ना, एंटिटी रिलेशनशिप, और क्या है? डाटा इंटेग्रिटी तो पता है ना हमें कि डाटा इंटैक्ट रहे, एक्यूरेट रहे, कंप्लीट रहे, लॉजिकल इंडिपेंडेंस, और कुछ भी ना बोल, ये तो लॉजिकल इंडिपेंडेंस बता ही सकते हैं। इसमें एक एंटिटी रिलेशनशिप की टर्म है, ये आपको समझ नहीं आई होगी, ऐसा ही है ना? आगे समझ, आपको पता है एंटिटी क्या होती है? एंटिटी क्या होती है? हाँ, शाबाश शाबाश। नहीं, लेकिन अभी मुझे लगता है समझ नहीं आई, इसको थोड़ा डिटेल में ना पढ़ लें, डिटेल में पढ़ें। नेक्स्ट लर्निंग ऑब्जेक्टिव हमारा यही है, ठीक है। नेक्स्ट लर्निंग ऑब्जेक्टिव हमारा डाटा मॉडल्स, ठीक है। 4 डाटा मॉडल्स हैं जो हमारे सिलेबस में है, वैसे और भी हैं लेकिन 4 डाटा मॉडल्स हैं। इनमें पहले सबसे जो फेमस है वो वाला ना पढ़े, कौन कौन से है? पहले सिर्फ नाम, रिलेशनल डाटा मॉडल, हायरार्किकल डाटा मॉडल, नेटवर्क डाटा मॉडल, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डाटा मॉडल। 5 बार छठा तो नहीं है कोई? ओके, चलो शुक्र है हमारा सिलेबस जितना कम हो उतना ही अच्छा है। अच्छा, मुझे ये बताए, अब देखिए ये है क्या, पहले इसका आज इसका थीम बिल्ड करते हैं, और जो 2 अहम है वो कंसेप्चुअली मैं आपको बताता हूं। हमने पढ़ा स्केमा के 3 लेवल है, यानी डेटाबेस को 3 लेवल्स में डिवाइड किया जाता है, इंटरनल, कंसेप्चुअल, एक्सटर्नल। इंटरनल में डेटाबेस पढ़ा होगा, फाइलें हमने अपने डाटा स्टोरेज एफिशिएंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी आसानी के मुताबिक की होगी, उनकी कोई लॉजिकल अरेंजमेंट नहीं होगी। जैसे आपको बताया था ना, लाइब्रेरियन ने क्या सोचा, उसने कहा जो भारी भारी किताबें चाहे किसी भी सब्जेक्ट की हैं, किसी भी ऑथर में, अपने करीब करीब रख लो, और जो हल्की किताबें हैं वो जरा दूर भी हो जाए तो लाने जाने में प्रॉब्लम नहीं है। अब इसका ताल्लुक ये, उसने अपनी फिजिकल स्टोरेज एफिशिएंसी देखी है, लेकिन जो हमारा कस्टमर होगा, जो रीडर होगा, उसको तो अपने जो भी सब्जेक्ट है उसके लिहाज से बुक्स चाहिए। वो तो चाहेगा भैया आपके पास मेरे सब्जेक्ट के इंटरेस्ट की जितनी भी बुक्स है ना, मुझे सारी एक पेज के ऊपर लिख के दे। तो इसका मतलब फिजिकली चीजें किसी और तरतीब से पड़ी होंगी, हमने उनको लॉजिकली फिर ग्रुप वाइज जब क्लासिफाई करना है तो वो अलग से डिजाइन करना पड़ेगा। ऐसा ही है, वो क्या करते हैं लाइब्रेरियन, वो जो है वो कोडिंग करता है बुक्स की। वो हमारे महल्ले में लाइब्रेरी होती थी, उसमें वो नंबर लगाए होते थे 723, 724, 725, और फिर अलग से एक रजिस्टर बनाया हुआ था, उसमें उसने 3-4 मुख्तलिफ तरह की कैटेगरीज बनाई थी, और हर एक के नीचे लिखा हुआ था इस कैटेगरी का ये नंबर है, इस कैटेगरी का ये नंबर। अपनी आसानी के लिए उसने जो भी तरतीब लगाई है, लेकिन वो यूजर को ये नहीं कहता था कि जाके ढूंढ लो किधर पड़ी है बुक। यूजर को पता नहीं चलना कौन सी बुक किधर पड़ी है। वो यूजर क्या कहता, रजिस्टर देखता था, उसमें से देखता था कि कौन सी बुक चाहिए, नंबर बताता था, वो अंदर से जाके वो कोई 20-25 सेकंड के अंदर बुक ले आता था। ये है डेटाबेस मैनेजमेंट से फिजिकली ही अलग है, लॉजिकली उसने अलग। ये जो कंसेप्चुअल स्केमा है ना, वो इसी चीज का नाम है कि आप अपने लॉजिकल डिजाइन क्रिएट करने हैं, डाटा को किस तरीके से स्ट्रक्चर करना है। ठीक है, आसान अल्फाज में समझिए ये डाटा मॉडल्स क्या है। डाटा मॉडल है वैसे कि आपने अपने डाटा का जो कंसेप्चुअल डिजाइन बनाना है वो कितनी तरीकों से बना सकते हैं। डाटाबेस मॉडल में जो आपका ये कंसेप्ट रिलेट करता है, आपका जो सेकंड स्केमा है ना, जो कंसेप्चुअल, उससे क्या आपने अपने डाटाबेस को डिजाइन करना है, किस तरीके से डिजाइन करेंगे, क्योंकि डाटाबेस में बहुत सा डाटा है, बहुत सी एंटिटीज हैं। एंटिटी समझते हैं ना क्या है? एंटिटी क्या है? वो चीज जिसका आप डाटा मेंटेन कर रहे हैं, तो आपने उनका रिलेशनशिप क्रिएट करना है, समझ लें उनको तरतीब लगानी है। भाई कंसेप्चुअल स्कीमा क्या है? फिजिकल में आपका जितना भी डाटा पड़ा हुआ है उसको एक तरतीब के साथ प्रेजेंट करना है। डाटा तरतीब से नहीं है, लेकिन जो आप डिजाइन कर रहे हैं वो तरतीब से कर रहे हैं, ताकि उसके लिहाज से डाटा आप आसानी तक पहुंच सके। तो ये आपको बताता है कि जो आपने डिजाइन करना है ना अपने डाटाबेस को, वो कितने तरीकों से कर सकते हैं। कहता है 4 तरीकों से कर सकते हैं डिजाइन, 4।
सबसे पहले, सबसे फेमस, सबसे मशहूर, और वो क्या है? रिलेशनल डाटा मॉडल। क्या? रिलेशनल डाटा मॉडल। रिलेशनल डाटा मॉडल क्या होता है? डाटा को टेबल्स की फॉर्म में प्रेजेंट करना। टेबल को समझे रिलेशन बोलते हैं। टेबल को क्या बोलते हैं? रिलेशन। हमने ये डाटा की जब फॉर्मेट्स पढ़े थे, स्ट्रक्चर डाटा, क्या था वो? स्ट्रक्चर्ड था क्या? क्या था? और कौन से? ऐसे ना करें, स्ट्रक्चर्ड के साथ अनस्ट्रक्चर्ड था, एक और भी था सेमी स्ट्रक्चर्ड। तो स्ट्रक्चर्ड में हमने क्या पढ़ा था? डाटा रोज टेबल्स की शक्ल में था। टेबल का मतलब कॉलम और रोज, ठीक है। अब जरा इसका मतलब ये हुआ कि डेटाबेस को डिजाइन करने का जो सबसे पहला तरीका है वो क्या है? आप उसे रिलेशन मॉडल के तौर पे डिजाइन करें, यानी टेबल्स की शक्ल में डिजाइन करें। ये दुनिया में सबसे ज्यादा यूज होने वाला मॉडल है, क्योंकि इसमें चीजें तरतीब से होते हैं, ठीक है। उनको एनालाइज करना आसान होता है। जैसे मैं आपसे ये कहूं, भैया आप नोट्स बनाते हैं, कैसे बनाएंगे? भाई आप नोट्स बनाने के लिए मुख्तलिफ फॉर्मेट यूज करते हैं। कभी आप वो जैसे डिफरेंस वाला कंसेप्ट हो, टेबल बना के करते हैं, कभी पैराग्राफ बुलेट्स फॉर्म में करते हैं, कभी आप फ्लो चार्ट बनाते हैं। भी ऐसे ना आपके नोट्स बनाने के मुख्तलिफ मॉडल है ना। कभी क्या करते हैं, टेबल बना के कर लिया, कभी बुलेट्स बना के कर लिया, कभी फ्लो चार्ट बनाया। तो उसी तरीके से डाटा डिजाइन करने के डिफरेंट मॉडल है। पहला मॉडल कौन सा? टेबल्स, रिलेशनल डाटा मॉडल, जिसमें डाटा को रिलेशन यानी टेबल्स की शक्ल में प्रेजेंट किया जाता है। भाई कैसे? कुछ समझ नहीं आई, ये समझिए, ये समझिए, ये आज का सबसे अहम कंसेप्ट यही है। कह रहा है डेटाबेस है, यानी कंपनी ने अपना डाटा बनाया हुआ है। क्या उस डाटा में कस्टमर के बारे में इंफॉर्मेशन सेव हो रही होगी कि हमारे कस्टमर, जैसे समझो फूड पांडा ऐप है, क्या उन्होंने अपने कस्टमर के बारे में सेव किया होगा? आप एक दफा अकाउंट बनाए, उनके डाटाबेस में सेव हो जाता है, साल साल तक उधर ही होता है। आपने जो पास में ऑर्डर दिए होंगे या फिर क्या उनका डाटाबेस होगा? प्रोडक्ट्स होगा, प्रोडक्ट का डाटाबेस। रेस्टोरेंट्स जो उनके साथ रजिस्टर्ड हुए उनका डाटाबेस होगा। ये जो हर एक चीज है जिसका वो डाटा मेंटेन कर रहे हैं, इसको बोलते हैं एंटिटी। क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट्स एक एंटिटी है, ऑर्डर एक एंटिटी है, रेस्टोरेंट्स एक एंटिटी है, कस्टमर्स एक एंटिटी है। ये सब क्या हुए? एंटिटीज। तो ये आपके सामने जो दो डाटाबेस हैं, मुझे बताइए इनमें कितनी एंटिटीज है? दो। एक पहली कौन सी? कस्टमर। नहीं, कस्टमर आईडी एंटिटी नहीं है, कस्टमर एंटिटी है, कस्टमर एंटिटी है। और दूसरी एंटिटी क्या है? ऑर्डर, ठीक है। तो ये उसने टेबल की फॉर्म में डाटा प्रेजेंट किया है। सबसे पहले एंटिटी समझ आ गई आपको? क्या एक मजीद अगर मैं आपसे कहूं कि आप हमने टेबल क्रिएट करना है, थर्ड एंटिटी कौन सी हो सकती है फूड पांडा में? रेस्टोरेंट्स या प्रोडक्ट्स जो सेल करते, शाबाश, ये होगी एंटिटी। अब हर एंटिटी का डाटा अलग है। जैसे कॉलेज के केस में स्टूडेंट्स एक एंटिटी है, टीचर्स एक एंटिटी है। जब स्टूडेंट्स का टेबल बनाएंगे हम, तो उसमें इसी तरह होगा ना, रोल नंबर क्या है, नाम क्या है, ईमेल क्या है। फर्ज करें ये स्टूडेंट है, कस्टमर नहीं, स्टूडेंट है। कॉलेज के केस में कस्टमर को स्टूडेंट बोलते हैं। स्टूडेंट, रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, रोल नंबर 3। ये जो हर कस्टमर है, हर स्टूडेंट है, ये डिफरेंट स्टूडेंट है। थर्ड डिफरेंट होगा, फोर्थ डिफरेंट होगा, ऐसे ही है। ये स्टूडेंट नंबर 1 है, उसका ये जितने भी कॉलम है ना, हर कॉलम इस स्टूडेंट के बारे में कोई ना कोई चीज डिस्क्राइब कर रहा है। पहला कॉलम बता रहा है कि आपका जो फर्स्ट स्टूडेंट है उसकी आईडी 1 है, उस फर्स्ट स्टूडेंट का नाम ये है, फर्स्ट स्टूडेंट का ईमेल ये है। यानी इस टेबल के अंदर हर कॉलम आपके कस्टमर का, स्टूडेंट का कोई ना कोई फीचर, प्रॉपर्टी, एट्रीब्यूट बता रहा है। एट्रीब्यूट का मतलब उसकी खसूसियत, बोले ऐसा ही है क्या? क्या हर कॉलम हमारे किसी ना किसी स्टूडेंट का कोई फीचर बता रहा है जिससे उसकी आइडेंटिफिकेशन हो सके? इसको बोलते हैं एट्रीब्यूट्स। ये जो टेबल यानी रिलेशनशिप है,
इसमें जितने भी कॉलम है वो क्या बता रहे होते हैं? एट्रीब्यूट्स। ठीक है, तो ये किस एंटिटी का टेबल है? पहला कस्टमर का टेबल है। ठीक है, और इसमें हर कॉलम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एट्रीब्यूट। किसका एट्रीब्यूट? कस्टमर का। अब हर रो जो है ना, हर रो वो एक अलग पर्सन को या अलग चीज को उसी एंटिटी के अंदर अलग आइटम को डिस्प्ले कर रही है। एंटिटी सारे स्टूडेंट ही हैं, लेकिन वो हर एक को डिफरेंट प्रेजेंट करे। एक स्टूडेंट डिफरेंट है, फर्स्ट रो में डिफरेंट स्टूडेंट है, सेकंड रो में डिफरेंट स्टूडेंट है। ये जो डिफरेंट स्टूडेंट होते हैं क्या बोलते हैं? ट्यूपल। हर रो को क्या बोलते हैं? ट्यूपल। ट्यूपल क्या बोलते हैं? ट्यूपल। ट्यूलिप नहीं, ट्यूपल। हर रो क्या है? ट्यूपल। तो ये हमारा रिलेशनल डेटाबेस है। ये जो पहला डेटाबेस है, इसमें एंटिटी कौन सी है? कस्टमर। किस एंटिटी का ये रिलेशनल डेटाबेस है? कस्टमर का। इसमें जो फर्स्ट ट्यूपल है, उसकी कस्टमर आईडी क्या है? 1। ये उसका क्या हुआ? एट्रीब्यूट। फर्स्ट ट्यूपल का एट्रीब्यूट क्या हुआ? कस्टमर आईडी। और ये क्या है? ये भी उसका एट्रीब्यूट है। आगे क्या है? ईमेल, ये भी एट्रीब्यूट है। अगर आगे एज लिखी होती वो भी एट्रीब्यूट होता। ठीक है, तो पूरा टेबल क्या कहलाता है? ये पूरा टेबल है। ये क्या कहलाता है? रिलेशन। इस रिलेशन यानी टेबल के अंदर हर रो क्या कहलाएगी? ट्यूपल। और हर कॉलम क्या कहलाएगा? एट्रीब्यूट। हर कॉलम आपको किसी ना किसी ट्यूपल के बारे में कोई इंफॉर्मेशन दे रहा है। भाई बात समझ आई? ओके। अच्छा, अब डेटाबेस में एक जरूरी चीज होती है, क्या? कि कम से कम एक कॉलम ऐसा हो जो यूनिक हो, जो रिपीट ना हो सकता हो। कम से कम एक कॉलम ऐसा हो, और वो जितना इजी टू सर्च या इजी टू रीड या इजी टू टाइप होगा उतना ही बेहतर है। जैसे इसमें कस्टमर आईडी, ये कॉलम है, क्या ये यूनिक है? यस, ये यूनिक है। नेम क्या यूनिक है? नहीं। अच्छा, ईमेल भी यूनिक होता है, ईमेल भी, लेकिन ईमेल के साथ सर्च करना बड़ा मुश्किल है। कस्टमर आईडी के साथ सर्च करना आसान है। तो एक हमारा जितना भी रिलेशन होगा, टेबल होगा, जितने भी, उनमें से कम एक कॉलम का, एक एट्रीब्यूट का यूनिक होना लाजमी है। जो एट्रीब्यूट यूनिक होता है इसे बोलते हैं प्राइमरी की। इसे क्या बोलते हैं? प्राइमरी की। बताइए, हमारा जो रिलेशन है कस्टमर का जो टेबल है, ठीक है, इसमें प्राइमरी की कौन सी है? कस्टमर आईडी। शाबाश। अच्छा, एक दूसरा रिलेशन भी है, दूसरा टेबल भी, वो क्या है? ऑर्डर। ठीक है, कस्टमर एक एंटिटी, ऑर्डर एक एंटिटी। क्या इस एंटिटी और इस एंटिटी का कोई रिलेशनशिप है? हाँ, इसको इसके साथ कनेक्ट किया जाएगा। क्यों? कस्टमर ऑर्डर प्लेस करता है। हमें अपने डेटाबेस में डिजाइन करते हुए कस्टमर और ऑर्डर के दरमियान में लिंकिंग बनानी होगी, ताकि कस्टमर ऑर्डर प्लेस करे और ऑर्डर की एक कॉपी कस्टमर को दे सके और एक आगे हमने जहां पे भिजवानी है। तो ये एक एंटिटी, ये एक एंटिटी। इस एंटिटी के टेबल में बताइए सेकंड ट्यूपल कौन सा है? ये कस्टमर नंबर 2। अच्छा, और इसका कस्टमर नंबर 2 के एट्रीब्यूट्स कौन कौन से हैं? इस टेबल में एट्रीब्यूट कौन कौन से हैं? कस्टमर आईडी, नेम, ईमेल। ठीक है। अब अच्छा, बता सकते हैं ये डेटाबेस बना कौन रहा होगा? ये डाटा स्टीवर्ड। शाबाश। अच्छा, ऑर्डर आईडी है, ये एक टेबल आ गया, ये एक एंटिटी है, एक टेबल है। इसमें ये जो रोज हैं इनको क्या बोलते हैं? ट्यूपल। और जो कॉलम है इनको क्या बोलते हैं? एट्रीब्यूट्स। क्या इस टेबल में भी एक कोई प्राइमरी की होनी चाहिए? प्राइमरी की क्या होती है? वो यूनिक नंबर जो हर ट्यूपल का अलग अलग होगा, वो यूनिक नंबर जो इस पूरे टेबल में रिपीट नहीं होगा। तो इसकी प्राइमरी की क्या है? ऑर्डर। लेकिन अब चूंकि हमने
कस्टमर और ऑर्डर को कनेक्ट करना है, दोनों एंटिटीज का रिलेशनशिप बनाना है। क्या करना है? दोनों एंटिटीज का रिलेशनशिप बनाना है। क्यों रिलेशनशिप बनाना है? ताकि इंटरकनेक्ट हो, ताकि कस्टमर ऑर्डर प्लेस कर सके। कस्टमर को ऑर्डर वाले टेबल के साथ जोड़ना है, पता चले कौन सा ऑर्डर किस कस्टमर का है। जब जोड़ेंगे नहीं तो आपको पता ही नहीं चलेगा। आपको ये तो पता चल जाएगा ये ऑर्डर आया, और किस कस्टमर का है, उसका एड्रेस क्या है, नाम क्या है, ये पता ही नहीं चलेगा। कब? अगर आप दोनों टेबल्स का रिलेशनशिप क्रिएट नहीं करेंगे। तो क्या दोनों टेबल का रिलेशनशिप क्रिएट होना चाहिए? अच्छा, जब रिलेशनशिप क्रिएट होना चाहिए तो रिलेशनशिप कैसे क्रिएट होगा? सवाल ये है। यहां पे रिलेशनशिप क्रिएट होगा, ये जो मॉडल है ना, रिलेशनल मॉडल, इसमें रिलेशनशिप क्रिएट होता है एक कॉलम ऐड करके। और वो कॉलम कौन सा कॉलम होता है? वो कॉलम है जिस टेबल के साथ रिलेशनशिप क्रिएट करना है, जिस टेबल के साथ जोड़ना है, उसकी प्राइमरी की, उसकी प्राइमरी। जैसे हमने ऑर्डर को कस्टमर के साथ लिंक करना है, ऑर्डर टेबल का कस्टमर टेबल के साथ रिलेशनशिप बनाना है, तो हमें ऑर्डर टेबल में कस्टमर टेबल की प्राइमरी की को इंसर्ट करना पड़ेगा। ये लाजमी नहीं तरतीब से ही आए, लेकिन ये कस्टमर ये की होगी, यूनिक की। अच्छा, इस टेबल में इसको प्राइमरी की बोलेंगे, लेकिन ऑर्डर के टेबल में जो कस्टमर के टेबल की प्राइमरी की है, इसको क्या बोलेंगे? फॉरेन की। ये की अपने टेबल में बादशाह है, लेकिन इस टेबल का बादशाह कौन है? ये जो दूसरे मुल्क का बादशाह है, हमारे मुल्क में आएगा तो क्या बादशाह बन जाएगा? वो तो फॉरेनर होगा। इसको इसलिए फॉरेन की बोला। प्राइमरी की और फॉरेन की में फर्क समझ आया? एक टेबल की प्राइमरी की जब उसे दूसरे टेबल के साथ कनेक्ट करेंगे, दूसरे टेबल में जाएगी, क्या बन जाएगी? फॉरेन की। तो जरा मुझे बताइए कि क्या आपको ये कुछ टर्म्स है, ये सारी समझ आ गई? अगर सारी समझ आ गई, इसका मतलब आज का टारगेट पूरा हो गया। क्या रिलेशन पता चल गया आपको? टेबल, इसीलिए तो इसका नाम रिलेशनल डाटा मॉडल रखा है, टेबल। फिर इसके बाद ट्यूपल पता चल गया, सिंगल रिकॉर्ड, ये रो होती है। एट्रीब्यूट पता चल गया, कॉलम जो किसी ना किसी प्रॉपर्टी को शो करवा रहा होगा, जो आपकी एंटिटी है उसकी प्रॉपर्टी को शो करवा रहा होगा। प्राइमरी की पता चल गया, एक टेबल में जो यूनिक की है। और फॉरेन की क्या है? एक टेबल की यूनिक की जब दूसरे टेबल में इंसर्ट की जाती है, वहां पे फॉरेन की बन जाती है। ठीक है, फॉरेन की के जरिए से फिर रिलेशनशिप क्रिएट होता है। भैया कुछ बात समझ आई? चलिए, आज के लिए इतना काफी है। अच्छा, मुझे बताइए, ये जो रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं, ऐसे तो टेबल के जरिए से हो सकते हैं, ऐसे भी रिलेशनशिप हो सकता है। फादर के 2 बच्चे, चाइल्ड 1, चाइल्ड 2, चाइल्ड 2 के आगे 3 बच्चे, चाइल्ड 1। ऐसे भी रिलेशनशिप को शो किया जा सकता है, ऐसे भी रिलेशनशिप को शो किया जा सकता है। बताइए, इस रिलेशनशिप क्या बोलते हैं? रिलेशनल मॉडल। इसको क्या बोलते हैं वाला? हिरार्किकल मॉडल। जैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन की हिरार्की, ठीक है। लेकिन इसके बारे में डिटेल में हम कल स्टडी करेंगे। मुझे सिर्फ एक चीज बता दीजिए, एक पेरेंट, एक फादर के कई बच्चे हो सकते हैं? क्या एक बच्चे के कई फादर हो सकते हैं? इसका मतलब ये 1 to many है, many to 1 नहीं है। 1 to many है, many भाई ये एग्जांपल जेन में रखनी है। कल 1 to many, 1 to 1, many to many, many to, ये कल डिस्कशन करेंगे। ठीक है जी, चलिए आज का लेक्चर यहाँ खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज।